मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, कल की क्लास में हम लोगों ने 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में डिस्कस किया था और आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। मित्रों, आज हम उसके आगे 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के बारे में बात करेंगे। मित्रों, 1917 में चेम्सफोर्ड को वायसराय नियुक्त किया गया और वो भारत आया और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जिस तरह से एक सुधार अधिनियम था, उसी प्रकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी एक सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। उस समय जो मॉन्टेग्यू थे वो थे भारत मंत्री और चेम्सफोर्ड जो था वो वायसराय था। इन दोनों ने मिलकर सुधार अधिनियम के बारे में बताया, इसीलिए इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पड़ गया। मित्रों, इस अधिनियम के द्वारा यह तय किया गया कि जो केंद्र से संबंधित विषय को चिन्हित करके उन्हें प्रांतों से संबंधित विषय से अलग कर दिया गया। साधारण शब्दों में ऐसा बोलना है कि इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा केंद्र के विषय को अलग और प्रांतों के विषय को अलग कर दिया गया। मतलब केंद्र अब अलग से नियम बनाएगा और प्रांत अब अलग से नियम बनाएंगे। इसमें ये रहा, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि केंद्र एवं राज्य या प्रांत को संबंधित विषयों पर अलग से अधिकार कब दिया गया, तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया। और एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि पहली बार, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए, पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। अभी तक क्या था मित्रों, मैंने कल की कक्षा में बताया था कि नाम निर्देश करके लोगों को डायरेक्ट नाम के थ्रू चुन लिया जाता था, लेकिन अब क्या है, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा अब लोगों को चुना जाएगा। तो देश में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लगाई गई। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रारंभ किस अधिनियम से होता है, तो 1919 से होता है। द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में कब लगाई गई, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से लगाई गई। इस अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद के 6 सदस्यों से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। 6 सदस्यीय परिषद थी गवर्नर जनरल की, उसमें से 3 सदस्यों को भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारतीयों को आगे वरीयता क्यों दी जा रही है, गवर्नर जनरल की परिषद में वरीयता क्यों दी जा रही है। आप लोग इस पर लिख कर हमको बताएंगे। तो आज का प्रश्न नोट कर लीजिएगा, एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बताएं। मित्रों, अगला अधिनियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1935। मित्रों, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, वो मैं इतिहास में पढ़ाऊँगा आपको। तो लंदन में जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें एक श्वेत पत्र, व्हाइट लेटर जारी किया था, जो कि भारत के संवैधानिक सुधारों के लिए प्रकाशित किया गया था। इसी को आधार बनाकर भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया। परंतु इस अधिनियम में पूर्व अधिनियमों की तरह ना तो पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी और ना ही स्वराज की बात की गई थी और ना ही भारतीय और राष्ट्रीय भावनाओं का ख्याल रखा गया। तो आखिर ये था क्या, 1935 भारत शासन अधिनियम था क्या? आइए इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, इस पर हम लोग आज बात करते हैं। सबसे बड़ा है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो यह अधिनियम काफ़ी विशाल था एवं जटिल भी था। इसमें 14 भाग, 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियाँ थीं। इस अधिनियम की एक खास विशेषता यह थी कि इस अधिनियम ने पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना की बात की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस अधिनियम ने पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना की बात कही। केंद्र सरकार, एक अखिल भारतीय संघ
एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात इस अधिनियम के द्वारा की जाती है। अभी तक क्या था, भारतीय राज्य में, भारत देश में बहुत सारे राज्य थे, बहुत सारी रियासतें थीं जो अपने आप में स्वतंत्र थीं, अलग अलग थीं। अब उनको एक साथ मिलाने की बात की जा रही है, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की जा रही है। उठा लीजिएगा अनसॉल्व्ड और जाके देख लीजिएगा, ये प्रश्न एग्ज़ाम में पीसीएस के, यूपीएससी के बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार, कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो 1935 के अंतर्गत किया गया। इसका तात्पर्य यह था कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय रियासतों को जो संघ में शामिल होने के लिए राजी थे, उन्हें मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए, और जो राजी नहीं थे वो अपना स्वतंत्र अलग राज्य अपना जो स्वतंत्र रख सकते थे, और जो राजी थे इस संघ में मिलने के लिए उनको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात पहली बार की गई। और जो व्यक्ति, जो प्रांत इसमें मिलना नहीं चाहते थे, वह अकेले स्वतंत्र रहने के लिए फ्री थे, ज़बरदस्ती नहीं थी अखिल भारतीय संघ में आप लोग मिले। संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई। नंबर 1 संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय। ये तीनों विषयों कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राज्य सूची में कितने विषय थे, संघ सूची में कितने विषय थे और समवर्ती सूची में कितने विषय थे 1935 में। केंद्र में द्वैध शासन, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में लगाया गया था, 1935 में समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। इसके द्वारा प्रशासन के जो विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय वह थे जिन पर अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा लाभ होता था, उस विषयों को उन्होंने अपने पास रख लिया, जैसे रेलवे, पुलिस, पोस्ट ऑफिस, डाक, ये सारे जो महत्वपूर्ण विषय थे जहाँ से धन का आगमन होता था, उन सारे विषयों को उन्होंने अपने पास रख लिया और उन विषयों को भारतीयों को हस्तांतरित किया, उन पावर को भारतीयों को हस्तांतरित किया जिसमें लाभ की उम्मीद ना के बराबर थी। जैसे धार्मिक विषय हो गया, प्रतिरक्षा हो गया, तमाम ऐसे, विधवा विभाग हो गया, भूकंप विभाग हो गया, ऐसे विभाग जिन पर पैसा कहीं से आना नहीं था, ऐसे विभागों के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, मंत्री भारतीयों को बना दिया गया। मित्रों, आप यहाँ पे रुक जाइए और थोड़ा ध्यान से समझिए कि दो भागों में बांटा गया था। एक आरक्षित जो रिजर्व था अंग्रेज़ों के लिए, और एक हस्तांतरित, मतलब अंग्रेज़ों ने अपने हाथ से भारतीयों को बनाया। तो भारतीय खुश थे, लेकिन कुछ समय पश्चात ऐसा हुआ कि उस विभाग से भारतीयों को कोई लाभ हुआ नहीं जो विभाग अंग्रेज़ों ने भारतीयों को दिए, बल्कि खुद से जो पैसा कमाते थे वो भारतीय उसमें इन्वेस्ट करते थे। केंद्र सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति गवर्नर जनरल में निहित थी। बिना उसकी अनुमति के कोई भी विधेयक, अधिनियम नहीं बन सकता था। उसे वीटो करने का एवं अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनीय था, जिसमें 375 सदस्य होते थे, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से 250 और 25 भारतीय प्रांतों से। राज्य परिषद में 260 सदस्य थे, जिसमें 104 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे, 6 मनोनीत किए जाते थे और शेष जो बचते थे वो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित किए जाते थे। यह एक अस्थायी संस्था थी जिसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष निवर्तमान संस्था से रिटायर हो जाते थे। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव सीधे, मतलब प्रत्यक्ष होना था, जबकि विधानसभा के लिए जो चुनाव होता था वो अप्रत्यक्ष होता था। इसी अधिनियम में महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई। इसका मुख्य कार्य संघ और प्रांतों के बीच उठे विवाद का निपटारा करना था। इसको एक संघीय न्यायालय की संज्ञा दी गई, जिसकी स्थापना दिल्ली में की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है। संघीय न्यायालय की स्थापना जो दिल्ली में है वो किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा की गई। प्रांतीय सरकार, एक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। जब प्रांतीय शासन की पूरी शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में आ गई, इस सरकार को प्रांतीय सूची में शामिल सभी विषयों पर नियम बनाने का अधिकार था। इसको प्रांतीय विधानमंडल के नाम से जाना जाता है।
प्रांतीय सरकार में क्या था, एक विधानमंडल बनाया गया और उस प्रांत की पूरी ताकत उस विधानमंडल के हाथों में दे दी गई और उस प्रांत के लिए नियम बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, ये जितने भी अधिकार थे उस प्रांतीय विधानमंडल को सौंप दिए गए। अब बात करते हैं कार्यपालिका की। इसकी पूरी शक्ति गवर्नर और उसकी मंत्रिपरिषद को प्राप्त थी। वह अपने विवेक के अनुसार कोई भी निर्णय ले सकता था, वह बाध्य नहीं था। अब बात करते हैं व्यवस्थापिका की। तो प्रांतों की विधानमंडल का आकार एवं रचना प्रांतों में अलग अलग थी। अधिकांश प्रांतों में एक सदनीय और अधिकांश प्रांतों में एक सदनीय व्यवस्था थी, तो कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था थी, जो आज भी वर्तमान भारत में भी देखने को मिलती है। बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है आज भी। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे कितने राज्यों में विधान मंडल विधान परिषद दोनों है और कितने राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ये मुझे इसका आंसर मिल जाना चाहिए, आज स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था थी वहाँ विधान परिषद उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन के नाम से जानी जाती थी, जैसा कि आज भी जानी जा रही है। इसकी कार्यावधि 5 वर्ष थी। प्रांतों में भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। वैसे अगर कुल मिलाकर अगर यह देखा जाए कि संघीय व्यवस्था नहीं हो सकी, केंद्रीय प्रशासन अभी भी 1919 के अधिनियम के अनुसार चल रहा था। जो केंद्रीय प्रशासन था उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया मित्रों, वो 1919 की तरह आज भी चल रहा है। वैसे इस अधिनियम का प्रांतीय भाग 1 अप्रैल 1937 से लागू कर दिया गया या प्रवर्तन में आ गया। तो मित्रों 1935 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान में संविधान का 50%, मान लीजिए 50% जो भाग है उससे ज़्यादा ही 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित है। वैसे तो भारत का संविधान लगभग 60 देशों से संविधान से मिलकर बना है, लेकिन 1935 अधिनियम की बात की जाए तो 1935 के अधिनियम से उठा के 50% सीधे संविधान में अपने रख दिया गया है। जैसे संघीय न्यायालय, विधान परिषद, विधानसभा, ये सारी चीज़ें जो हैं, केंद्रीय प्रशासन, ये सारी चीज़ें, संघीय न्यायालय जैसी बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं डिटेल में, वो सीधे 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सीधे संविधान में रख दी गई। तो मित्रों 1935 से जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखते चलें और नोट्स बनाते चलें। किसी एक विद्यार्थी ने मुझसे कहा कि सर बोर्ड में पढ़ा दिया कीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। बोर्ड पर मैं इसलिए पढ़ाना इसलिए बंद कर दिया हूँ क्योंकि बोर्ड पर एक बार में बहुत थोड़ा सा ही पढ़ाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगा कि अगली क्लास पॉलिटी की मैं बोर्ड पर मार्कर द्वारा ही पढ़ाऊँ। और आप लोगों को कोई भी समस्या है तो डायरेक्ट मुझसे बात कीजिए, कमेंट कीजिए। जिस भी विद्यार्थी ने ये कहा वो बहुत ही होनहार विद्यार्थी है और बहुत ही अच्छा है, वो मेरे हर वीडियो को देखता है, उसके रिप्लाई बहुत अच्छे होते हैं, उसके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। मैं उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ और उसकी सफलता की बहुत ही शीघ्र प्रार्थना करता हूँ। तो मित्रों आशा करता हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जितने प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ कमेंट के माध्यम से लिख कर, मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो लगभग सबको पता ही होगा। तो आप लोग भी मेहनत करिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। मैं उन प्रश्नों को छांट रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1919 और 1935 आज ख़त्म हुआ और इस अंक के ख़त्म होने के बाद जाते जाते 2 शब्द आपसे करना चाहता हूँ। मित्रों जब कोई मेहनत करता है या कर रहा होता है तो जब वो मेहनत का परिणाम उसको अच्छे से नहीं मिल पाता है तो फिर वो उमंग, वो ऊर्जा वो रह नहीं जाती है। तो जितने लोग भी वीडियो देखते हैं क्या वो एक लाइन कमेंट नहीं कर सकते हैं? क्या वो लाइक और शेयर का बटन नहीं दबा सकते हैं या वो सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? आप फालतू की चीज़ों को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप फालतू की चीज़ों को लाइक कर सकते हैं, लेकिन जो अध्ययन से रिलेटेड चीज़ें उनको क्यों लाइक नहीं कर रहे? मेहनत किया जा रहा है, एकेडमिक टीम दिन रात मेहनत कर रही है, तो मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे भी तो आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी अगर 2-2, 3-3 सब्सक्राइबर करेगा तो मेरे एक दिन में हज़ारों सब्सक्राइबर हो सकते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें और मेरे इस रिक्वेस्ट को
अपने हृदय में उतार लें और पढ़ाई करें मित्रों, जहाँ भी हो अध्ययन में लग जाएं। 5 घंटे पढ़ें, 6 घंटे पढ़ें, लेकिन ईमानदारी से पढ़ें, आत्मविश्वास के साथ पढ़ें और सकारात्मक सोच के साथ पढ़ें। कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में न लाएं और ऐसे दोस्तों से दूरी बना लें जिनके विचार नकारात्मक हैं। और माता पिता का सहयोग आपके साथ निरंतर चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा, लेकिन कम समय में अपने लक्ष्य को भेद पाएं। इसी मनोकामना के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।